हेलो फ्रेंड, ये स्टडी विद नीतीश पे मैं नीतीश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट का पार्ट नंबर 2 लेके आए हैं, जो कि नागरिक शास्त्र यानी कि पॉलिटिकल साइंस का है। अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टीजीटी हो, पीजीटी हो या फिर एलटी हो, इन सब की इन सब सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट नागरिक शास्त्र है, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें ऐसे क्वेश्चन डाले गए हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाने की पूर्ण संभावना है और जो बार बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगर इसके पहला पार्ट आपने नहीं देखा है तो मेरे जो है प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे चेक करिए। वहाँ पे पार्ट 1 जो है इसका मैं करवा चुका हूँ 63 क्वेश्चन, जिसमें मैंने कंप्लीट करवाया था। और लगभग मतलब इनका व्याख्यात भी मैंने व्याख्या भी किया है ऑप्शन का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट व्याख्या किया गया है। वहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, किस तरह से बनते हैं, ये सब बताया गया है। तो ये वहाँ पे आप जाके मेरा पहला वीडियो देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो में डाल दूँगा, वहाँ पे जाके आपको देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब करने से आपको मेरे वीडियो मिलते रहेंगे, अन्यथा नहीं मिलने वाले हैं, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, और अपने दोस्तों को या फिर ज़रूरतमंदों को इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि ये 63 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपको फ्री में नहीं मिलते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके साथ आप लास्ट तक बने रहिए, तभी आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। चलिए, अब दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन के लिए प्रावधान किया गया है। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 320, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 322, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 324 और ऑप्शन डी है आपका 326। इनमें से आपको टिक करना है कि आपका ऑप्शन कौन सा राइट होता है, जो कि भारतीय निर्वाचन के बारे में प्रावधान करता है या वर्णित करता है। तो चलिए मैं इसका ऑप्शन बताता हूँ। ये आपका ऑप्शन सी राइट हो जाता है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी राइट हो जाता है। ऑप्शन सी में आपका अनुच्छेद 324 है, जो कि भारतीय निर्वाचन प्रणाली के संबंध में व्याख्यात या वर्णन करता है। और मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दूँ, ये जो है 25 जनवरी 1950 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए, न्यायिक सक्रियता संबंधित है। न्यायिक सक्रियता किससे संबंधित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन आपका ये सामने है, प्रतिबद्ध न्यायपालिका से है, जनहितवाद से है, सी है आपका न्यायिक पुनरावलोकन से, डी है आपका न्यायिक स्वतंत्रता से। तो आपको राइट आंसर बताना है न्यायिक सक्रियता संबंधित किससे है। तो मैं आपको बता दूं, न्यायिक सक्रियता संबंधित है जनहितवाद से संबंधित है। किससे संबंधित है? जनहितवाद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसके वर्णन में मौलाना आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल तथा राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा से जो संबंधित हैं ये लोग, ये अल्पतंत्र के रूप में थे। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे आपको ऑप्शन सही टिक करना है। ऑप्शन ए में है ग्रैनविल ऑस्टिन है, ऑप्शन बी में है मॉरिस जोन्स है, ऑप्शन सी में बीपी मेनन है और ऑप्शन डी में रिचर्ड सीसन है। तो आपको राइट आंसर बताना है कौन सा आपका राइट आंसर होता है। तो चलिए मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होता है। ग्रैनविल ऑस्टिन जो थे, इनके मत में अल्पतंत्र के रूप में इन्होंने व्याख्यात किया था। किसने? आज़ाद ने और नेहरू, पटेल और राजेंद्र प्रसाद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में है, निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट का संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है। तो आपका ऑप्शन होता है ए राजमन्नार समिति है, या फिर ऑप्शन बी करारोपण प्रणाली जांच आयोग रिपोर्ट है, या फिर ऑप्शन सी आपका पॉल एफ लेवी रिपोर्ट है, फिर आपका ऑप्शन डी होता है सरकारिया आयोग रिपोर्ट है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका राइट होता है, जो कि कौन सी समिति थी जिससे केंद्र राज्य संबंधों के बारे में उल्लेखित करती थी। चलिए, इसका ऑप्शन आपको शायद पता हो गया होगा कि ये बहुत ही क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। सरकारिया आयोग जो होता है ये केंद्र राज्य प्रणाली से संबंधित समिति है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान के भाग 4A में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डियर क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं बार बार
पूछे जाते हैं कि मौलिक कर्तव्य से नीति निर्देशक तत्व से कहीं ना कहीं आपको टीजीटी पीजीटी में एक क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेंगे ही। अगर ये आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं तो आपके लिए एक क्वेश्चन कन्फर्म हो जाएगा। तो देखिए, भारतीय संविधान के 4A में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी बताई गई है, ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन है 9, 10, 11, 12। कौन सा ऑप्शन राइट होता है ये आपको बताना है डियर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का मैं आपको आंसर राइट बता दूं कि 11 मौलिक कर्तव्यों की संख्या बताई गई है। कितना बताया गया है? 11 मौलिक कर्तव्यों की संख्या बताई गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की समानता प्रदान करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इस सीरीज में है डियर, इसको आप जरूर से पूरा कंप्लीट करिएगा, क्योंकि देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की समानता का प्रदान करता है। बहुत ही बढ़िया आर्टिकल है और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल कहा जा सकता है इसको, जो कि एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद बी है बी ऑप्शन, ऑप्शन सी में अनुच्छेद 16 है, ऑप्शन डी में अनुच्छेद 17 है। किसकी उल्लेख करता है कि जो अवसर की समानता की बात करता है? कौन सा भारतीय अनुच्छेद है जो अवसर की समानता की बात करता है सार्वजनिक क्षेत्रों में, यानी कि हर जगह आपको समान रूप से देखा जाएगा? तो मैं आपको ये ऑप्शन बता दूं कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर 16 जो है अवसर की समानता की बात करता है। ऑप्शन नंबर 16 जो कि रोजगार एवं राज्य के अंतर्गत नियुक्त समान अवसर प्राप्त करने का हकदार होता है। तो आर्टिकल 16 में बताया गया है कि सरकार या किसी भी नियुक्ति के संबंध में जो है अवसर की समानता प्राप्त करेगा व्यक्ति। इसी में बात किया जाए तो आर्टिकल आर्टिकल जो है 16A की बात किया जाए, 16(2), ये तो 16 हो गया, 16(2) की बात की जाए 16(2) में क्या कहा गया है? कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी नागरिक धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के या निवास स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसमें कहा गया है कि जन्म स्थान, लिंग, जात, भेद और जन्म निवास स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो वो आर्टिकल 62 में यानी कि 16(2) में कहा गया है कि किसी भी नागरिक या व्यक्ति को मूल, वंश, जाति, धर्म अथवा निवास स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए मतदान की उम्र 18 वर्ष कर दिया गया है? आपको पता होगा कि भारतीय मतदाता यानी कि भारत में चुनाव यानी कि आपको वोट डालने की उम्र इससे पहले जो थी 21 थी, लेकिन वो कौन सा संविधान संशोधन है जिसके द्वारा ये उम्र जो है घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मैं बता दूं आपको, इसका ऑप्शन आपको बताना है कौन सा राइट होता है। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा डियर, कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होता है, आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है 61, यानी कि 61वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1988 में। कब हुआ था? 88-89 में हुआ था ये संशोधन, जिसमें जो है वोट डालने की उम्र 18 वर्ष कर दी गई थी। किससे कर दी? इसके पहले जो था 21 वर्ष था, लेकिन बाद में 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा इसकी उम्र कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। इसके पहले कितना था? 21 वर्ष। और मैं इसमें इम्पॉर्टेंट तथ्य मैं आपको बता दूं, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जिसमें प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। कौन से? धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। किसमें जोड़े गए थे? 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। और मैं आपको एक डियर बता दूं, 42वां संविधान संशोधन 1976 को जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, यानी कि छोटा संविधान कहा जाता है। किसको? 42वें संविधान संशोधन को। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, पूना पैक्ट कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है 1931 में, ऑप्शन नंबर बी है 1932 में, ऑप्शन नंबर सी आपका 1933 में,
ऑप्शन नंबर डी है आपका 1934 में। तो पूना पैक्ट संबंध यानी कि समझौता कब हुआ था ये आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा 1932, ऑप्शन नंबर बी आपका ये राइट हो जाता है। पूना पैक्ट समझौता जो था ये अंबेडकर और गांधी के मध्य हुआ था। किसके मध्य हुआ था? अंबेडकर और गांधी के मध्य पूना पैक्ट समझौता हुआ था। किसके मध्य हुआ था? अंबेडकर और गांधी के मध्य। कहाँ पे हुआ था? यरवदा जेल थी जो, यरवदा जेल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? यरवदा जेल में हुआ था। किसके लिए हुआ था? तो इसमें जो थे अंबेडकर ने कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग कर रहे थे, बट गांधी जी जो है इससे सहमत नहीं थे। तो गांधी जी चाह रहे थे कि अगर ऐसा हो जाएगा तो भारत बंट जाएगा। तो इसी वो लेके तो ये पूना पैक्ट समझौता हुआ था। बट इसका ये जो है मतलब पूना पैक्ट समझौता हुआ तब जाके अंबेडकर को मनाया गया कि जो है आप दलितों को अलग निर्वाचन क्षेत्र मत बनाइए, हम कुछ आरक्षण दे देंगे दलितों को। ठीक है, तो ये बात हुआ था पूना पैक्ट 1932 के समझौते में। किसके मध्य हुआ था? गांधी और अंबेडकर के मध्य हुआ था। कहाँ पे हुआ था? यरवदा जेल में हुआ था। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी ये क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया था? जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस समय कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया था? ऑप्शन ए जयप्रकाश, ऑप्शन बी है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी है उषा मेहता, ऑप्शन डी है आचार्य नरेंद्र देव। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका डी राइट हो जाता है। 9 में आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है, यानी कि उषा मेहता ही द्वारा जो है रेडियो का संचालन किया गया था। कांग्रेस रेडियो संचालन का जो संचालन किया गया था किसके द्वारा किया गया था? उषा मेहता के द्वारा किया गया था। तो ये जो था ये 14 अगस्त 1942 को उषा मेहता ने इसका प्रसारण किया था या संचालन किया था। 1942 में किया गया था। तो ये जो था इस खुफिया रेडियो सेवा का पहला प्रसारण जो था यही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम लोग। चलिए थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। 10 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं? द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, गीता रहस्य, द ओरियन, उपयुक्त सभी। तो इसमें से पूछा जा रहा है कि बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक का नाम कौन सा है? ऑप्शन आपको इसमें सही बताना है। मैं आपको बता दूं ऑप्शन इसका कौन सा राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाता है। द आर्कटिक ऑफ द होम ऑफ द वेदास ये भी है तिलक की पुस्तक। गीता रहस्य जो कि बहुत ही फेमस पुस्तक है, ये तो आपको पता ही होगा, 1915 में ये लिखा गया था। ठीक है, तो गीता रहस्य बहुत ही फेमस पुस्तक है किसकी? तिलक की, बाल गंगाधर तिलक की। सेकंड सी में आपका द ओरियन, ये भी तिलक की ही पुस्तक का नाम है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 में है, होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था ये आपसे पूछा जाए। भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता था, या फिर भारत के लिए स्वशासन था, या फिर भारत के लिए त्वरित स्वतंत्रता था, या उपरोक्त में से कोई नहीं। होम रूल जो आंदोलन हुआ था डियर, इसमें पूछा जा रहा है कि किस कारण हुआ था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। यानी कि कारण तो नहीं बताना है, बट आपको ये बताना है कि इसका उद्देश्य क्या था, किस लिए ये हुआ था। चलिए इसका ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ क्यों हुआ था। ठीक है, तो इसका 11 का आपका राइट हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट होता है, यानी भारत के स्वशासन के लिए होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। इसलिए जो है होम रूल आंदोलन हुआ था भारत में स्वशासन के लिए कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए। ठीक है, और होम रूल आंदोलन जो था ये कौन कौन किया था, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको जानना है, कई बार पूछा गया है। एनी बेसेंट द्वारा किया गया था और तिलक द्वारा। तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा जो है होम रूल आंदोलन का शुरुआत किया गया था। ये कब किया गया था? तो ये 1915 में किया गया था। कब किया गया था? 1915 में, 1915 में ये हुआ था, और ये स्वशासन की मांग था इसका मुख्य उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग।
ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस 1928 की अध्यक्षता किसने की थी? ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, ये आपके लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन डाल सकता है या फिर टफ हो सकता है, बट कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट कहीं ना कहीं हो सकता है। तो देखिए, ऑप्शन ए है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी है डॉक्टर ए एन अंसारी, ऑप्शन सी है आपका मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी है आपका सी आर दास। तो आपको बताना है कि ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस 1928 की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये आपका ऑप्शन राइट हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। यानी कि अब डॉक्टर एम ए अंसारी द्वारा जो थी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता 1928 में किया गया था, जो कि सभी दलों ने मिल के, ये लखनऊ में हुआ था कॉन्फ्रेंस। यानी कि इसमें जो है कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग ऑल इंडिया ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1928 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ये लखनऊ में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? डॉक्टर एम ए अंसारी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? खुदीराम बोस, जॉर्ज किंग्सफोर्ड, ऑप्शन बी है वीरेंद्र कुमार घोष, ढाका षड्यंत्र अभियोग, ऑप्शन सी है तारकनाथ दास, हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, ऑप्शन डी है लाला हरदयाल, युगांतर सर्कुलर। तो इसमें से पूछा जा रहा है कौन किस षड्यंत्र से संबंधित नहीं है, यानी कि किस घटना से संबंधित कौन नहीं है। यानी कि आपको सुमेलित नहीं है, यानी कि आपको खोजना है इसमें गलत कौन सा सुमेल किया गया है। तो चलिए ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ। इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वीरेंद्र कुमार घोष जो थे, ये ढाका षड्यंत्र अभियोग से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो इनका संबंध किससे है ये भी आपको जानना जरूरी होगा, क्योंकि ये जब इस ढाका षड्यंत्र अभियोग से संबंधित नहीं थे तो ये किससे संबंधित थे? युगांतर पत्रिका से संबंधित थे। कौन से? युगांतर पत्रिका से संबंधित कौन थे? वीरेंद्र कुमार घोष। और बाकी सारे जो युग्म है वो सुमेलित हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाता है। वीरेंद्र कुमार घोष ढाका षड्यंत्र से अभियोग से संबंधित नहीं थे, युगांतर से संबंधित थे। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग कवर करते हैं। तो देखिए, दल विहीन लोकतंत्र के सिद्धांत के समर्थक कौन थे? यानी कि कौन ऐसे समर्थक थे जो दल विहीन लोकतंत्र की बात करते थे? तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन बी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद। बहुत ईजी क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है ये आपके लिए। दल विहीन लोकतंत्र के समर्थक यानी कि दल विहीन लोकतंत्र के पक्षधर कौन माने जाते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण जो थे दल विहीन लोकतंत्र की बात करते थे। कौन करता था? जयप्रकाश नारायण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग कवर करते हैं। तो देखिए, 15 की बात करें तो राज्य के सप्तांग सिद्धांत को किसने तैयार किया था? तो ये आपसे पूछा जा रहा है किसने तैयार किया था। ठीक है, तो किसने तैयार किया था? तो भीष्म है, मनु है, कौटिल्य है, अशोक है। यानी कि आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए में भीष्म है, बी में मनु है, सी में कौटिल्य है, डी में अशोक है। तो सप्तांग सिद्धांत को तैयार किसने किया था? तो ये आपसे पूछा जा रहा है। इसमें आपको कन्फ्यूजन होगा, मुझे पता है कि कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि सप्तांग सिद्धांत जो था कौटिल्य ने भी दिया है, मनु ने भी दिया है। तो मनु की बात की जाए तो मनु का वैज्ञानिक नहीं है, बट कौटिल्य ने जो सप्तांग सिद्धांत दिया वो एकदम वैज्ञानिक तरीके से था। इसीलिए सप्तांग का सिद्धांत जो है कौटिल्य के साथ जुड़ जाता है। अगर ऑप्शन में आपको कौटिल्य है तो कौटिल्य पे टिक करना, अगर कौटिल्य नहीं रहे तभी आप जाके मनु को ऑप्शन में टिक कर सकते हैं। बट सप्तांग सिद्धांत कहीं भी रहे, अगर कौटिल्य मनु है तो कौटिल्य को आपको वरीयता देना है। यानी कि ये साइंटिफिक तरीके से जो है इन्होंने सप्तांग सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। भारत के निम्न प्राचीन ग्रंथों में से किसमें राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत का समर्थन किया गया है? यानी कि कौन सा प्राचीन ग्रंथ है जिसमें राज्य में दैवी सिद्धांत का समर्थन किया गया है? वेद है, बी है रामायण, सी है अर्थशास्त्र, डी है मनुस्मृति। तो किसमें जो है दैवी सिद्धांत का वर्णन किया गया है?
तो इसका ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, ऑप्शन राइट हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाता है? डी। मनुस्मृति में जो है ना कि यहाँ पे दैवी सिद्धांत की उत्पत्ति की जो है समर्थन किया गया है। मनु में जो थे 12 अध्याय जो बताए गए थे, मनुस्मृति में इसको लिखा था मनु ने, आपको पता होगा शायद, मनु द्वारा लिखी गई थी। मनु ने 12 अध्याय बताए थे और 2500 श्लोक भी उन्होंने बताया था। और उन्होंने बताया कि राजा में अनेक देवता निवास करते हैं, अतः वह स्वयं देवता बन जाता है। तो मनुस्मृति में बताया गया था जो राजा है वो क्या है? वो देवता का प्रतिरूप है, देवता का प्रतिमा है। ये सारी बातें बताई गई थी मनुस्मृति में। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। मनुस्मृति में राज्य का स्वरूप है। मनुस्मृति में राज्य का स्वरूप कैसा था, ये आपसे पूछा जा रहा है। सामूहिक था, आर्थिक था, कानूनी था, राजनैतिक था, कैसा था? तो मनुस्मृति में आपका राज्य कैसा था? तो मनुस्मृति में सामूहिक राज्य था। सामूहिक का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि जैसे शरीर में कई अंग होते हैं वैसे राज्य के भी कई अंग होते हैं, क्योंकि जैसे मनु ने सप्तांग सिद्धांत दिया था, यानी कि सामूहिक सिद्धांत में जैसे स्वामी, अमात्य, पुर, राष्ट्र, कोष, दंड एवं श्रेयत, ये सप्तांग सिद्धांत के 7 अंग माने जाते थे, इसीलिए इसको सामूहिक का मतलब जो कई अंगों से मिलकर बना हो सामूहिक कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए सामूहिक था कि मनुस्मृति का राज स्वरूप कैसा था? सामूहिक था, जिसमें सप्तांग सिद्धांत दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम लोग। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के आश्रम का क्या नाम था? फिनिक्स, साबरमती, सत्याग्रह या सर्वोदय? तो इसमें आपका राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, फिनिक्स। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के आश्रम का क्या नाम था? फिनिक्स नाम था। और अगर आपसे पूछता है कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम जो था आंदोलन यानी कि सत्याग्रह कहाँ पे आरंभ किया था, तो वो आपके दक्षिण अफ्रीका में आरंभ किया था, ये आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्न में से कौन सी कृति मार्क्स एवं एंजल्स की है? बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्क्स और एंजल की कौन सी कृति जो है? ऑप्शन नंबर ए है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, बी है द एसेज ऑफ क्रिश्चियनिटी, सी है आपका जर्मन आइडियोलॉजी, डी है आपका हिस्टोरिकल एनएबिलिटी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है, यानी कि जर्मन आइडियोलॉजी तो जो था ये जो थी मार्क्स और एंजल्स की सह पुस्तक है। देखिए, और मैं बात करूं तो इन दोनों में की अनेक रचनाएं थी, जैसे द सिविल वॉर इन द यूनाइटेड स्टेट, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी थी, जर्मन आइडियोलॉजी की बात तो मैंने कर ही दिया, और था द होली फैमिली, ये भी इन लोगों ने संयुक्त रूप से लिखा था। कौन कौन सा? इसमें से इम्पॉर्टेंट आपको बस एक ही याद रखना है, जर्मन आइडियोलॉजी और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को भी आपको याद रखना है। ठीक है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखते हैं। देखिए, अब मैं थोड़ा फास्ट चलने का प्रयास करूंगा, नहीं तो टाइम ज़्यादा लगेगा। अभी 23 मिनट हो गए हैं, जो कि हम लोग ने लगभग 20 क्वेश्चन ही कवर कर पाए हैं। तो थोड़ा मैं स्पीड में चलने का प्रयास करूंगा, तो आप थोड़ा सा केयरफुली देखिएगा। तो देखिए, यहाँ पे है द्वंद्वात्मक पद्धति सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित की थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है अरस्तु, हीगल, मार्क्स, टॉलस्टॉय। तो द्वंद्वात्मक पद्धति की शुरुआत जो किया था हीगल ने किया था, यानी कि सर्वप्रथम द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? हीगल ने किया था। और हीगल से ही मार्क्स ने द्वंद्व को लिया था, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे एक क्रांतिकारी पंथ के एक मसीहा के रूप में माना जाता है? क्रांतिकारी पथ के एक मसीहा के रूप में माना जाता है। थॉमस हॉब्स हैं या कार्ल मार्क्स हैं या लोहिया हैं या फिर रूसो हैं? क्रांतिकारी पथ के एक मसीहा के रूप में जाना जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपके ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाता है, यानी कि कार्ल मार्क्स जो थे क्रांतिकारी पथ के एक महान मसीहा, यानी कि एक मसीहा के रूप में माना जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। उपयोगितावाद के दर्शन के संस्थापक कौन थे? उपयोगितावाद के दर्शन के संस्थापक कौन थे? जेम्स मिल थे या स्टुअर्ट मिल थे, जर्गेस हैबरमास थे या जेरमी बेंथम थे? तो कौन था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं,
बेंथम जो थे उपयोगितावाद के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाता है। उपयोगितावाद के जनक कौन है? बेंथम है। इन्हीं के संस्थापक जो है, उपयोगितावाद के दर्शन का संस्थापक बेंथम ने ही किया था। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं हम लोग। किस राजनीतिक विचारक के दर्शन को सूकर का दर्शन की संज्ञा दी जाती है? तो सूकर के दर्शन की संज्ञा किस विचारक के दर्शन को दिया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है टी.एच. ग्रीन है, या फिर हीगल है, मैकियावेली है, या फिर बेंथम है। तो 23 में आपको बताना है कि कौन सा राइट होता है। तो बेंथम के दर्शन को ही सूकर का दर्शन कहा जाता है। किसके दर्शन को? बेंथम के दर्शन को सूकर का दर्शन कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। किसने कहा कि स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है? यानी कि स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए है लॉस्की, बी है पार्कर, सी है गवर्नर, डी है सीले। कौन सा राइट होता है ये आपको बताना है। तो 24 में आपका राइट हो जाता है सीले, यानी कि सीले ही जो थे आपके स्वतंत्रता अधिशासन का विलोम है। इन्होंने ये कोटेशन दिया था। किसने दिया था? सीले द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग कवर करेंगे। 25 में है, राज्य का वर्ग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? राज्य का वर्ग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? मार्क्स ने, एंजल्स ने, लेनिन ने, इनमें से सभी। तो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत आपको पता होगा किसने दिया था, कि बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है और फेमस ये है कि राज्य का वर्ग सिद्धांत किसने दिया था। तो ये आपका कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं हम लोग। 26 में क्या पूछा जा रहा है? किसने कहा कि निर्धनता अपराध और क्रांति की जननी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। निर्धनता अपराध और करनी है, निर्धनता अपराध और क्रांति की जननी है। तो होमर है, प्लेटो है, अरस्तु है, एक्विनास है। कौन सा राइट होता है? तो इसका ऑप्शन राइट हो जाता है, ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट हो जाता है। यानी कि अरस्तु ने कहा कि निर्धनता जो है वो क्रांति की जननी है। निर्धनता या फिर अपराध जो है ये क्रांति की जननी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 26, जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में निम्नलिखित में से किसकी सामाजिक अनुबंध परंपराओं का पुनरुत्थान नहीं किया था? नहीं किया था, ये भी आपको याद रखना है, नहीं किया था। हॉब्स, जॉन लॉक, जे रूसो या फिर इमैनुअल कांट ने। तो 27 का आपका राइट हो जाता है डियर ए, यानी कि हॉब्स ने जो है ये जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक में ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में किसकी सामाजिक अनुबंध परंपराओं का पुनरुद्धार नहीं किया था? हॉब्स का नहीं किया था, बाकी रूसो का और लॉक का और कांट का किया था। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। यूनान के विचारकों द्वारा न्याय के किस पहलू पर बल दिया गया? यूनान के विचारकों द्वारा न्याय के किस पहलू पर बल दिया गया था? ऑप्शन ए है सामाजिक, नैतिक, वैधानिक, राजनीतिक। यानी कि यूनानी जो विचारक थे न्याय के किस पहलू पर विशेष बल देते थे। तो कौन सा ऑप्शन राइट होता है आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर राइट होता है आपका नैतिक, यानी कि जितने भी दार्शनिक हुए थे वो नैतिक के पक्षधर थे, यानी कि नैतिकता को वो सर्वोपरि मानते थे। प्लेटो और अरस्तु ने नैतिकता को ही सर्वोपरि माना था। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं हम लोग। किसे संप्रभुता के उच्च धर्माध्यक्ष के रूप में जाना जाता है? यानी कि संप्रभुता के उच्च धर्माध्यक्ष के रूप में किसको जाना जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है। जे.एस. मिल हैं, ग्रोसियस हैं, रूसो हैं या फिर बोधा माने जाते हैं। तो इसमें आपका 29 का ऑप्शन राइट कौन सा होगा ये आपको माना जा रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 29 का आपका ऑप्शन राइट हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाता है आपका। वैसे देखा जाए तो संप्रभुता के जनक जो माने जाते हैं बोधा माने जाते हैं, संप्रभुता के जनक बोधा माने जाते हैं ये जनक। बट इस क्वेश्चन में संप्रभुता के उच्च धर्माध्यक्ष की बात कर रहा है तो ये रूसो हो जाएंगे आपको। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाता है 29 में। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं हम लोग। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? सॉरी, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? टी.एच. ग्रीन हैं, जॉन लॉक हैं, जे लॉस्की हैं या फिर महात्मा गांधी हैं। तो देखिए प्राकृतिक अधिकारों की बात किया जाए तो वहाँ पे प्राकृतिक हॉब्स, लॉक और रूसो के द्वारा ये समर्थक माने जाते हैं, जो कि इन्हीं के द्वारा प्रवर्तक भी
माना जाता है, यानी कि प्राकृतिक अधिकारों के प्रवर्तक की बात किया जाए तो वहाँ पे लॉक का नाम आता है, जबकि हॉब्स और रूसो जो थे वो समर्थक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। हॉब्स का नाम सामान्यतः संप्रभु के निरंकुश शक्ति के सिद्धांत के साथ जोड़ा जाता है, किंतु यह सिद्धांत उसके व्यक्तिवाद का आवश्यक संपूरक था। यह किसका है? हॉब्स का नाम सामान्यतः संप्रभु के निरंकुश शक्ति के सिद्धांत के साथ जोड़ा जाता है, किंतु यह सिद्धांत उसके व्यक्तिवाद का आवश्यक पूरक था। यह किसका कथन है? हॉब्स का नाम सामान्यतः संप्रभु के निरंकुश शक्ति के सिद्धांत के साथ जोड़ा जाता है। बहुत ही अच्छा है, ये पूछा जा रहा है, बस आपको घुमाया है थोड़ा सा। आपको याद रखना है कि कौन सा कैसे, किंतु यह उसके व्यक्तिवाद का आवश्यक संपूरक है, कथन किसका है? तो ये 31 का आपको पूछा जा रहा है, तो कौन सा राइट हो जाता है? तो सेवाइन ने ही कहा था कि G.H. सेवाइन ने ही ये कोटेशन दिया था। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 32 कवर करेंगे हम लोग। 32 देखते हैं। चलिए 32 आपके सामने। 32 में है अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन था? ये आपसे पूछा जा रहा है। मैकियावेली थे, या फिर बोधा थे, या फिर लॉक थे, या फिर हॉब्स थे, यानी कि अरस्तु की उपेक्षा कौन किया था? तो 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, हॉब्स ने ही अरस्तु का उपेक्षा यानी कि अरस्तु की उपेक्षा किया था, या फिर आलोचना कर सकते हैं हॉब्स ने। 33 या निम्नलिखित में से अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? रिपब्लिक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, लॉज है, या फिर पॉलिटिक्स है? तो इसमें से आपको बताना है कि अरस्तु की कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक मानी जाती है। रिपब्लिक है, या फिर लॉज है, पॉलिटिक्स है, या फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। ये सारी यानी कि 4 जो इसमें बुकें दी गई हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को ज़रूर से ज़रूर मिल सकते हैं। तो अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक जो थी पॉलिटिक्स थी। कौन थी? पॉलिटिक्स थी। रिपब्लिक की बात की जाए और लॉज की बात किया जाए तो ये तो किसका था? रिपब्लिक और लॉज की बात किया जाए तो ये प्लेटो का था, जबकि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात किया जाए तो ये रूसो की पुस्तक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो आपका ऑप्शन राइट हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी, पॉलिटिक्स। अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम कौन सा है? तो पॉलिटिक्स जो है अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है। ऑप्शन नंबर 33 का डी राइट होता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। निम्नलिखित से लेवियाथन के लेखक कौन है? लेवियाथन सेलिंग है, पोंगो है, हॉब्स हैं, या मैकियावेली? लेवियाथन जो है ये हॉब्स की प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसमें उन्होंने निरंकुश राजा की वर्णन किया गया है। 35 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? राज्य का बहुलवादी धारणा मैकियावर और हस्की ने दिया, फिर राज्य की शक्ति धारणा मैकियावेली ने दिया, अराजकतावादी मार्क्स और बेंथम माने जाते हैं, सर्वसत्तावादी हेगल और वेरी हॉर्डी माने जाते हैं। तो इसमें से कौन सा जो है मिलान आपके लिए गलत है वो आपको टिक करना है। तो चलिए मैं इसको आपको बताता हूँ। 35 का आपका राइट हो जाता है सी, अराजकतावादी में जो है मार्क्स और वेबर नहीं आते हैं। अराजकतावादी में आपके गॉडविन और प्रोधा आते हैं। कौन आता है? गॉडविन और प्रोधा जो है माने जाते हैं। गॉडविन और प्रोधा जो है अराजकतावादी माने जाते हैं। कौन माना जाता है? गॉडविन और प्रोधा अराजकतावादी की बात किया जाए तो। और देखिए धार्मिक अराजकता की बात किया जाए तो गांधी और टॉलस्टॉय का नाम आता है, यानी कि दार्शनिक अराजकतावादी की बात किया जाए, धार्मिक नहीं, दार्शनिक अराजकतावाद की बात किया जाए तो उसमें गांधी जी और टॉलस्टॉय का नाम आता है। बट अगर केवल अराजकता की बात किया जाए तो अराजकतावादी वहाँ पे गॉडविन और प्रोधा का नाम आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं हम लोग। एक देश में समाजवाद या नारा किसने बुलंद किया था? एक देश में समाजवाद या नारा किसने बुलंद किया था या फिर किससे संबंधित है? ये आपसे लेनिन है, स्टालिन है, माओ है, या फिर टीटो है। तो कौन सा राइट होता है आप इसको बताना है। तो 36 का आपका राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर
बी जो होता है ये राइट होता है, यानी कि स्टालिन से ही संबंधित है एक देश में समाजवाद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसने फांसीवाद के सिद्धांत का वर्णन इस रूप में किया कि समाजवाद का राष्ट्रवादी रूप है? मार्टिन हाइडेगर हैं, जॉर्ज सोरेल हैं, अल्फ्रेडो रोक्को हैं या फिर रुडोल्फ जेलन हैं। तो आपको बताना है 37 में कौन सा ऑप्शन राइट होता है। तो इसमें आपका 37 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अल्फ्रेडो रोक्को जो थे उन्होंने फांसीवाद के सिद्धांत का वर्णन इस रूप में किया कि वह समाजवाद का राष्ट्रवादी रूप है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं हम लोग। 38 में पूछा जा रहा है डियर, उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य है। उदारवादी के अनुसार राज्य कैसा है? किसी साध्य के लिए एक साधन है, स्वयं साध्य है, आंशिक रूप से साधन है, आंशिक रूप से साध्य है, ना साध्य है ना साधन है। ये आपसे पूछा जा रहा है कि उदारवादी का सिद्धांत का क्या उद्देश्य होता है। तो 38 का आपका राइट हो जाएगा, 38 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि किसी साध्य के लिए एक साधन है। तो उदारवादी हमेशा किसी साध्य के लिए एक साधन का प्रयोग मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, उदारवाद का जनक किसे माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। टी.एच. ग्रीन है, हेगेल हैं, मार्क्स हैं या फिर जॉन लॉक हैं। तो मैं आपको बता दूं जॉन लॉक आपका राइट आंसर हो जाता है डी। जॉन लॉक को उदारवाद का जनक और व्यक्तिवाद का भी जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन जनमत का एक अभिकरण नहीं है? प्रेस है, न्यायपालिका है, राजनीतिक दल है या टेलीविजन एवं रेडियो है। यानी कि जनमत, जिसे हम जनमत का अभिकरण या उपकरण मान सकते हैं, प्रेस है। प्रेस जो है जनमत से संबंधित है। न्यायपालिका जनमत से संबंधित है कि नहीं ये आपको बताना है। राजनीतिक दल ये भी जनमत से संबंधित है। टेलीविज़न और रेडियो। न्यायपालिका देखिए एक विशेष है, इसमें जनमत नहीं है, इसमें जो है न्यायपालिका प्रमुख होती है, इसमें जनमत का कोई काम नहीं होता है। जो सही होता है वही सही, गलत होता है गलत, उसका निर्णय न्यायपालिका करती है, जनमत नहीं करती है। तो ऑप्शन इसका आपका बी राइट हो जाता है, न्यायपालिका। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी संघीय व्यवस्था में शक्ति विभाजन का प्रावधान कौन करता है? निम्नलिखित में से कौन संघीय व्यवस्था में शक्ति विभाजन का प्रावधान कौन करता है? विधायिका है, संविधान है, उच्चतम न्यायालय या फिर सरकार है? तो 41 का आपका राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। बी आपका राइट हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्योंकि संघीय व्यवस्था में शक्ति विभाजन का प्रावधान कौन करता है? संविधान ही करती है, ना कि विधायिका और उच्चतम न्यायालय करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। भाषण की स्वतंत्रता किस शासन के लिए आवश्यक है? भाषण की स्वतंत्रता किस शासन के लिए आवश्यक है? लोकतंत्र के लिए, अधिनायकवाद के लिए, राजतंत्र के लिए या फिर वर्गतंत्र के लिए? तो कौन सा ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाता है? आपका लोकतंत्र जो है, यानी कि लोकतंत्र, अगर भाषण यानी कि बोलने की स्वतंत्रता नहीं होगी तो वो लोकतंत्र नहीं माना जाएगा, तो वो राजतंत्र कहलाएगा। बट लोकतंत्र में जो है भाषण की स्वतंत्रता की विशेष महत्व प्रदान की जाती है। क्वेश्चन 40 नंबर 3 देखते हैं। संसदीय जनमत में वास्तविक सत्ता निहित होती है, यानी कि संसदीय जनतंत्र में वास्तविक सत्ता किस में निहित होती है? ये आपसे पूछा जा रहा है। राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, मंत्रिपरिषद है या उपयुक्त सभी में? तो संसदीय जनतंत्र में वास्तविक सत्ता किसके पास होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मंत्रिपरिषद में जो है, संसदीय जनतंत्र में वास्तविक सत्ता मंत्रिपरिषद में होती है। किस में होती है? मंत्रिपरिषद में। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 44। ओके, 44 यहाँ पे है। 44 में देखते हैं, अध्यात्मक शासन व्यवस्था किस सिद्धांत पर संचालित होती है? शक्ति विभाजन पर या शक्ति पृथक्करण पर, शक्ति सम्मिलन पर या शक्ति संतुलन पर? तो अध्यात्मक शासन जो होती है ये किस पर आधारित होती है? तो ये शक्ति पृथक्करण पर आधारित होती है। अध्यात्मक शासन प्रणाली जो होती है किस पे होती है? शक्ति पृथक्करण में। जैसे कि अमेरिका का इस समय जो शासन व्यवस्था है वो अध्यात्मक माना जाता है, जबकि भारत का जो है वो संसदीय प्रणाली है। ठीक है। तो इसमें अध्यात्मक प्रणाली में इस व्यवस्था में तीनों, जैसे कार्यपालिका व्यवस्था क्या, न्यायपालिका के कार्य जो होते हैं अलग अलग होते हैं। समस्त कार्यकारी शक्तियाँ राष्ट्रपति में ही
निहित मानी जाती है, किसमें, अध्यात्मात्मक प्रणाली में। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। जस्टिस शब्द में जस निकला है, जस का संबंध निम्न में किस भाषा से है? अंग्रेजी भाषा से, फ्रांसीसी, लैटिन या फिर हिंदी भाषा। तो जस्टिस शब्द में जस जो निकला है किससे है? तो देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन शब्द की पूछता है कि शब्द किस भाषा से निकला हुआ शब्द है, तो इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन सही होने के चांसेस आपके हो सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आपको लैटिन ही मानना है। ज़्यादातर शब्द जो हैं लैटिन से ही निकले हैं और इस क्वेश्चन का आंसर भी राइट होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जस्टिस में जस शब्द जो निकला है इसका संबंध लैटिन भाषा से ही होता है। अगर आपको जैसे भाषा किस शब्द से निकला है नहीं पता है तो लैटिन को ही टिक करेंगे तो आपको 100% नहीं तो 90% आपको चांसेस सही होने के रहते हैं। निम्नलिखित में से किसका विचार है कि संभवतः ईश्वरीय तथा प्राकृतिक कानूनों से सीमित है? बोधा का, लाक का, हॉब्स का, रूसो का। तो इसमें किसने कहा कि संप्रभुता जो है ईश्वरीय तथा प्राकृतिक कानूनों में से सीमित है? तो ये बोधा जो थे संप्रभुता के जनक माने जाते हैं। बोधा तो कौन माने जाते हैं? बोधा, ठीक है। तो बोधा जो है संप्रभुता के जनक माने जाते हैं और इन्होंने बताया थी कि जो संप्रभुता है ईश्वरीय तथा प्राकृतिक कानूनों से सीमित है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं हम लोग। आधुनिक राज्यों में स्थिति समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है, कथन किसका है? 47 में बार्कर, ब्राइस, टूवर्जर या फिर थॉमस सेयर का। तो 47 का आपका ऑप्शन राइट हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। बार्कर ने कहा कि जो आधुनिक राज्यों में स्थिति है वो समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं हम लोग। 48 में राजनीतिक समानता कभी भी वास्तविक नहीं है जब तक कि यह आर्थिक समानता के साथ ना हो, यह कहा है। किसने कहा है? मिल ने कहा, ग्रीन ने कहा, कोल ने कहा या फिर लास्की ने कहा। राजनीतिक समानता कभी भी वास्तविक नहीं है जब तक कि यह आर्थिक समानता के साथ ना हो, यह कहा है। तो किसने कहा है? ये कहा है H.J. लास्की द्वारा कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं हम लोग। यह किसने कहा कि यदि स्वतंत्रता और विधि में संघर्ष नहीं होगा तो स्वतंत्रता स्वयं अपने आप में संघर्ष करने लगेगी? बहुत ही इम्पोर्टेंट कोटेशन है, इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा कि किसने कहा कि स्वतंत्रता और विधि में संघर्ष नहीं होगा तो स्वतंत्रता स्वयं अपने आप से संघर्ष करने लगेगी। तो इसमें आपका राइट हो जाता है। पहले आपको बताना है ग्रीन है या फिर लास्की है या फिर बार्कर है या लॉर्ड ब्राइस है, कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो मैं आपको बता दूं ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। बार्कर ने कहा था कि यदि स्वतंत्रता और विधि में संघर्ष नहीं होगा तो स्वतंत्रता स्वयं अपने आप से संघर्ष करने लगेगी। तो 49 का सी आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 हम लोग देखते हैं। 50 में क्या पूछा जा रहा है? 50 में अधिकार वह दावा है, अधिकार वह दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है, यह कथन किसका है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। अधिकार वह दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। तो 50 का आपका हो जाएगा बोसांके। बोसांके ने ही कहा था कि अधिकार वह दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। 51 है। निम्नलिखित में से किसने ए थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक है? इसके पहले क्वेश्चन में आपने ध्यान दिया होगा तो मैं ए थ्योरी ऑफ जस्टिस आपको बताया था किसकी पुस्तक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। रॉल्स की है या फिर अमर्त्य सेन की है, नॉजिक की है या माइकल सैंडल की है? तो इसमें आपका ऑप्शन राइट हो जाता है ए। तो जॉन रॉल्स की पुस्तक का नाम है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। एक थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक किसकी है? जॉन रॉल्स की है। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं हम लोग। निम्न सिद्धांतों में से किसके अनुसार राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई है? शक्ति के सिद्धांत से, दैवीय सिद्धांत के, या सामाजिक समझौते सिद्धांत से, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो किससे समझौते के सिद्धांत से जो है राज्य की स्थापना हुई है? ये राज्य की जनता की इच्छा से हुई है, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 52 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता होगा कि सामाजिक समझौता जो सिद्धांत था, हॉब्स, लाक, रूसो के समर्थक इसके माने जाते हैं। ये जो हुआ था लोगों की इच्छा के अनुसार जो है राज्य की स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 53 है। राज्य व्यक्ति के
विराट रूप है या बृहद रूप है, किसने कहा था? सुकरात, अरस्तु, प्लेटो या फिर स्पेंसर ने। बहुत ही अच्छा कोटेशन है ये। तो राज्य व्यक्ति का विराट या विकराल रूप है, इसको किसने कहा था? प्लेटो द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? प्लेटो द्वारा कहा गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 54। तो क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने है डियर। तो देखिए 54 में है, निम्न में से किस एक ने रात्र प्रहरी राज्य की अवधारणा का समर्थन किया था? रात्र प्रहरी अवधारणा का समर्थन करने वाले जो समर्थक हैं कौन हैं? जॉन रॉल्स हैं, रॉबर्ट नॉजिक हैं, मैकफर्सन है या फिर में स्टीफन है। राज्य प्रहरी की बात किया जाए तो इसमें कौन समर्थक है इसका? तो रॉबर्ट नॉजिक माने जाते हैं रात्र प्रहरी के अवधारणा के समर्थक। ठीक है। तो इन्होंने स्टेट एंड ये इनका जो था एनार्की एंड स्टेट यूटोपिया 1974 में इन्होंने इसमें संबंधित पुस्तक में ही एक रात्रि चौकीदार निगरानी रखने की बात कही थी। यानी कि राज्य जो है एक चौकीदार रखने की बात की, जिसे रात्र प्रहरी राज्य की अवधारणा से समर्थन किया था। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से किसका यह विचार है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राज्य व्यक्ति से पूर्व है, किसने कहा? प्लेटो ने कहा, अरस्तु ने कहा, हॉब्सन कहा या फिर हीगल ने कहा। राज्य व्यक्ति से पूर्व है, ये कहने वाले कौन थे? आपके अरस्तु थे। कौन थे? अरस्तु। और प्लेटो ने बताया राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, और अरस्तु ने बताया कि जो राज्य है वो व्यक्ति से पूर्व है, और प्लेटो ने बताया थे राज्य जो है व्यक्ति का बृहद रूप है। ये आपको याद रखना है। बट इसका ऑप्शन आपका राइट होता है, इसका ऑप्शन राइट होता है आपका ऑप्शन बी, अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। राज्य के सावयव सिद्धांत ऑर्गेनिक थियोरी के समर्थक कौन माने जाते हैं? मार्क्स और एंजल, हॉब्स और लॉक, रूसो और ग्राम्सी, ब्लंटसली और स्पेंसर। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सावयव सिद्धांत जो उसकी ऑर्गेनिक थियोरी से संबंधित है, तो ये कौन माना जाता है? तो ब्लंटसली और स्पेंसर पर्सनली इसके जो है समर्थक माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक सिद्धांत माना जाता है? बल का सिद्धांत, मातृशक्ति, विकासवादी सिद्धांत, दैवी सिद्धांत। तो इसमें जो आपका राइट होगा, राइट ऑप्शन सी होगा। विकासवादी सिद्धांत को जो है ऐतिहासिक सिद्धांत और वैज्ञानिक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। किसको जाना जाता है? विकासवादी सिद्धांत को। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं हम लोग। राजनीतिक विज्ञान में व्यवहार क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? डेविड स्टर्न को, लैरी डायमंड को, विल किमलिका को, हेनरी किसिंगर को। तो व्यवहारिक क्रांति के जनक, ये बात आपको याद रखनी है। व्यवहारिक क्रांति के जनक कौन है? तो 58 का आपका राइट हो जाता है। ये होते हैं डेविड स्टर्न। द मॉडर्न स्टेट के रचयिता कौन है? मैकियावेली, लास्की है, ग्रीन है या फिर लॉस्की। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, तो सब किसी को पता होगा कि द मॉडर्न स्टेट किसकी है? मैकियावेली की पुस्तक का नाम है। 60 है, राजनीति शास्त्र के पिता माने जाते हैं, ये भी आपको पता होगा, अरस्तु माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद जिला अधिकारी की भूमिका में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन बहुत अधिक परिवर्तन हुआ है? राजनीतिक जागरण, जनसंचार की भूमिका, जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण और आवधिक चुनाव। तो ये आपसे 61 पूछा जा रहा है। तो ये 61 में आपका राइट हो जाता है विकेंद्रीकरण, यानी कि पंचायती राज जो है वो पंचायती राज से संबंधित विकेंद्रीकरण है। ठीक है, जो कि बहुत अधिक परिवर्तन हुआ है जिलाधिकारी की भूमिका में। 62 में हम लोग देखते हैं। 62 में है डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी के लेखक कौन है? एप्टर हैं, स्टर्न है, लियो स्ट्रॉस हैं या फिर अल्फ्रेड कॉबन या फिर कोवा हैं। तो डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिक्स थ्योरी के लेखक कौन माने जाते हैं? तो इसके लेखक आपके माने जाते हैं अल्फ्रेड कॉबन या फिर कोबा माने जाते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा शासन का प्रकार विश्व राज्य का मॉडल बन सकता है? तो 63 का क्वेश्चन आज का लास्ट है रियर, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
कि कौन सा शासन का प्रकार जो है विश्व राज का बन सकता है, अध्यात्मक सरकार है या संघात्मक, संसदीय या एकात्मक। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 63 का राइट हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। जो संघात्मक है ये शासन का विश्व राज्य का मॉडल बन सकता है। कौन? संघात्मक मॉडल बन सकता है 63। तो ये सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए 63। लगभग हम लोगों ने 50 यानी कि 49 मिनट 50 मिनट में कंप्लीट किया है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और सब्सक्राइब करने के बाद चैनल को बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और भी बहुत सारे इस चैनल में वीडियो रखे गए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए यूजफुल हो सकते हैं। इस चैनल को शेयर करने का प्रयास करिएगा ताकि आप फ़ायदा मिल सके। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप उन लोगों के पास शेयर करिए जिनको इसकी ज़रूरत है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।